अरब सागर 3 फरवरी 2026। कुछ घंटे बचे हैं वार्ताओं के लिए जो क्षेत्रीय युद्ध को रोक या शुरू कर सकती हैं। एक ईरानी ड्रोन एक अमेरिकी परमाणु विमान वाहक पोत के करीब पहुंचता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन दृढ़ता से उड़ता है, आक्रामक चालों के साथ चेतावनियों की अनदेखी करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका तुरंत प्रतिक्रिया देता है। F-35C लड़ाकू विमान वाहक पोत से उड़ता है। पायलट लक्ष्य लॉक कर मिसाइल दागता है। ईरानी ड्रोन तुरंत नष्ट होता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यही सबसे बड़ी घटना थी तो आपने कुछ नहीं देखा, क्योंकि ईरान सिर्फ एक विमान वाहक पोत की परीक्षा नहीं ले रहा था। कुछ ही घंटों बाद होर्मुज जलमरुमध्य में कुछ और भी ज्यादा खतरनाक हो रहा था। 6 ईरानी तेज नावें भारी मशीन गनों के साथ अमेरिकी जहाज स्टेना इम्पेरेटिव को घेर लेती हैं। ऊपर एक मोहाजिर ड्रोन रियल टाइम निर्देशांक भेजता है। बहुत कम लोग जानते हैं उस जलमरुमध्य से दुनिया का 21% तेल गुजरता है। यह ग्रह के सबसे रणनीतिक मार्गों में से एक है। इसी समय जहाज के रेडियो पर अंग्रेजी में आदेश आता है, इंजन बंद करो, बोर्डिंग के लिए तैयार हो जाओ। कप्तान, जो वर्षों से वहां जहाज चला रहे हैं, रडार पर समन्वित ढंग से पास आती सशस्त्र नौकाएं देखते हैं। उन्हें कुछ सेकंड में फैसला लेना था और उनका फैसला सबको चौंका गया। रुकने के बजाय स्टेना इम्पेरेटिव के कप्तान ने ठीक इसका उल्टा किया। उन्होंने गति बढ़ा दी। उन्होंने इंजनों को पूरी गति से चलाया और अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर सीधा रास्ता रखा। ईरानी नौकाएं पास आती रहीं, खतरा था, लेकिन फिर कुछ हुआ जिसने सब बदल दिया। अमेरिकी विध्वंसक यूएसएस मैकफॉल, जो क्षेत्र में तैनात था, पानी के बीच से गुजरा। उसने हमला या गोली नहीं चलाई, बस फिजिकल शील्ड बनकर खड़ा रहा ईरानी नौकाओं और टैंकर के बीच। उसी समय अमेरिकी वायुसेना ने जलमरुमध्य के ऊपर हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। ईरानियों ने देखा कि अब वे निहत्थे व्यापारी जहाज को नहीं बल्कि युद्धपोत का सामना कर रहे थे, और विकल्प सीधा था, पीछे हटना या एक श्रेष्ठ सैन्य शक्ति के खिलाफ आत्मघाती टकराव शुरू करना। उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। स्टेना इम्पेरेटिव सुरक्षित रहा, न गोली चली, न हताहत, न गोला बारूद खर्च हुआ। यही मेरे दोस्त सैन्य विशेषज्ञ इसे प्रतिभाशाली प्रतिक्रिया बता रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान को उसकी मांगें दिए बिना खतरा खत्म कर दिया। एक अंतर्राष्ट्रीय घटना, हिंसा का दृश्य, प्रचार का साधन। इसके बजाय ईरान को अपमानित होना पड़ा। उनकी डराने धमकाने की रणनीतियां, जो व्यापारिक जहाजों पर कारगर थीं, समन्वित और दृढ़ रक्षा के सामने विफल रहीं। सवाल है जो सब पूछ रहे हैं, ईरान अभी यह क्यों कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका को क्यों उकसाना जब बातचीत होने वाली है? इसे समझने के लिए हमें 8 महीने पीछे जाना होगा। जून 2025 में, उस तारीख को मध्य पूर्व में एक संघर्ष हुआ जिसने सब बदल दिया। बारह दिन का युद्ध, दशकों तक एक अनकहा नियम था। इजराइल और अमेरिका ने कभी ईरानी जमीन पर सीधा हमला नहीं किया। विदेशों में ठिकानों पर हमले होते थे, तोड़ फोड़ होती थी, हत्याएं होती थीं, लेकिन ईरान की सीमाओं के भीतर कभी भी बड़े पैमाने पर बमबारी नहीं होती थी। जून 2025 ने यह नियम हमेशा तोड़ दिया। 13 जून की शुरुआती घंटों में इजराइल ने वह ऑपरेशन शुरू किया जिसे उन्होंने लियोन असेंडेंट कहा। 200 से अधिक इजरायली जेट विमानों ने 5 लगातार हमलों की लहरों में उड़ान भरी। उनके लक्ष्य ईरानी परमाणु ठिकाने, सैन्य अड्डे और मिसाइल डिपो थे। यह ऑपरेशन विनाशकारी था। मोसाद एजेंटों ने ईरान में बमबारी से पहले वायु रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय किया। ड्रोन, जिन्हें ईरानी जमीन पर मौजूद ऑपरेटरों द्वारा दूर से नियंत्रित किया जा रहा था,
ने शुरुआती मिनटों में ही महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। जब 13 जून को सूरज निकला तो 30 ईरानी जनरल मारे जा चुके थे और 9 परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी गई थी। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जिसे बनाने में दशकों और सैकड़ों अरब डॉलर लगे थे, तबाह हो चुका था। ईरान ने जोरदार जवाब दिया। 550 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी गईं। कुछ मिसाइलें रक्षा प्रणाली को चकमा देकर तेल अवीव और रिहायशी इलाकों में गिरीं, लेकिन ज़्यादातर को आयरन डोम सिस्टम और अमेरिकी समर्थन ने रोक लिया। 12 दिनों तक इजराइल और ईरान के बीच हमले होते रहे। 22 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ। B-2 बमवर्षक, जो रडार से लगभग अदृश्य हैं, ने 3 ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला किया, नथांज, फोर्डो और इस्फहान। विशेष बम, जो कई मीटर कंक्रीट और मिट्टी में घुस सकते हैं, ने भूमिगत परिसरों को नष्ट कर दिया। यह दशकों में पहली बार था जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरानी क्षेत्र पर हमला किया। ईरान ने जवाब में कतर में अमेरिकी अल उदैद बेस पर मिसाइलें दागी। पहली बार अमेरिकी सैनिक सीधे तौर पर ईरानी हमले का निशाना बने। कोई हताहत नहीं हुआ। कतर ने युद्ध विराम में मध्यस्थता की। 24 जून को राष्ट्रपति ट्रंप ने 12 दिन के युद्ध के अंत की घोषणा की, लेकिन इस संघर्ष ने ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया, आर्थिक, सैन्य और मानसिक रूप से भी। ऊर्जा संयंत्र, जो पहले ही बमबारी से क्षतिग्रस्त हो चुके थे, लगातार बिजली कटौती कर रहे थे। फैक्ट्रियां बंद हो गईं, व्यापार ठप हो गया, महंगाई आसमान छूने लगी। जनवरी 2026 में ईरानी जनता सड़कों पर उतरी। हजारों प्रदर्शनकारी बदलाव मांग रहे थे। शासन ने हिंसा से जवाब दिया, जिसमें हजारों मारे गए और लाखों गिरफ्तार हुए। राष्ट्रपति ट्रंप ने नरसंहार जारी रहने पर सैन्य हस्तक्षेप की चेतावनी दी, फिर रुख बदल लिया। बमों के बजाय उन्होंने बातचीत और परमाणु समझौता पेश किया। इसी वजह से ईरान अब उकसा रहा है, क्योंकि वह देख रहा है कि ट्रंप कितनी दूर जाएंगे। क्या वह ड्रोन, नाव या समझौते के कारण हमला करेगा? ये उकसावे सीमा की परीक्षा हैं। ईरान चाहता है कि अमेरिका उसकी दृढ़ता समझे, तभी वह बातचीत को तैयार होगा, और यही हमें वार्ता के नेता तक ले जाता है। अमेरिकी पक्ष से स्टीव विटकॉफ एक रियल एस्टेट टाइकून, वह पेशेवर राजनयिक नहीं है और परमाणु हथियार नियंत्रण का अनुभव भी नहीं है, फिर भी ट्रंप ने उन्हें चुना है। विटकॉफ भू राजनीति को व्यापार की तरह देखते हैं, दबाव, सौदेबाजी की ताकत, ऑफर और काउंटर ऑफर, और वह अभी इस क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं। इजराइल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं से मिल रहे हैं, स्थितियों का समन्वय कर रहे हैं और ज़मीन तैयार कर रहे हैं। तो इन वार्ताओं में असल में क्या दांव पर है? आइए परमाणु मुद्दे से शुरू करते हैं। समस्या समझने के लिए आपको यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया जाननी होगी। प्राकृतिक यूरेनियम में केवल 0.7% यूरेनियम 235 होता है, जो परमाणु प्रतिक्रिया कर सकता है। ऊर्जा संयंत्रों में उपयोग के लिए आपको इसे 3 से 5% तक संवर्धित करना होता है। इसे हम निम्न संवर्धित यूरेनियम कहते हैं, जो ज़्यादा सुरक्षित और नियंत्रित होता है। परमाणु बम के लिए 90% या अधिक संकेंद्रित सैन्य श्रेणी का यूरेनियम चाहिए। यही समस्या है। सबसे मुश्किल है 0.7 से 3.5% तक पहुंचना। इसमें लगभग 70% पूरा तकनीकी प्रयास लग जाता है। 3.5% से 20% तक जाना और भी ज़्यादा मेहनत का काम होगा, लेकिन 60% से 90% तक जाने की बात करें तो क्या कहेंगे? यह छलांग छोटी, छुपी और पहचानना मुश्किल सुविधाओं में जल्दी लगाई जा सकती है। इसी वजह से ईरान का 60% संवर्धित यूरेनियम का भंडार सबसे बड़ा खतरा है।
युद्ध से पहले ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम था। बमबारी ने इस भंडार के एक हिस्से और संवर्धन सुविधाओं को नष्ट कर दिया, लेकिन सब कुछ नहीं। अब ईरान कुछ चौंकाने वाला कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करने वाले अमेरिकी और ईरानी सूत्रों के अनुसार ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी मास्को गए और पुतिन से मिले। संदेश साफ था, ईरान अपने समृद्ध यूरेनियम का भंडार रूस भेजने को तैयार है, जैसा 2015 के समझौते में किया था। लेकिन और भी है, ईरान अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम नामक प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है। इस प्रस्ताव में ईरान ईरानी जमीन पर यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से बंद कर देगा। इसके बजाय रूस, चीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों का एक समूह ईरान को उसकी ऊर्जा संयंत्रों के लिए संवर्धित यूरेनियम उपलब्ध कराएगा। यह सब एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी वाली सुविधा में होगा। इस तरह ईरान के पास परमाणु ऊर्जा होगी, लेकिन दुनिया को यह भरोसा रहेगा कि वे गुप्त रूप से बम नहीं बना सकते। यह बड़ी रियायत है, क्योंकि इससे ईरान की बिना निगरानी संवर्धन क्षमता खत्म होती है। स्टीव विटकॉफ ने अमेरिकी स्थिति साफ की। ईरान में शून्य संवर्धन होना चाहिए। ईरान को यूरेनियम संवर्धित करने की कोई क्षमता नहीं मिलनी चाहिए, 1% भी नहीं। यह एक अत्यधिक मांग है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामेनेई इसे आत्मसमर्पण मानते हैं, क्योंकि वे परमाणु कार्यक्रम को संप्रभु अधिकार और भविष्य के आक्रमणों से सुरक्षा मानते हैं। सैन्य दबाव में झुकना कमजोरी के रूप में देखा जाएगा, और एक ऐसा शासन जो पहले से ही आंतरिक विरोध प्रदर्शनों से कमजोर है, उसके लिए कमजोरी घातक हो सकती है। परमाणु मुद्दा ही समस्या नहीं है। इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका भी चाहते हैं कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करे। यही है ईरान की दुविधा। 12 दिन के युद्ध में उसकी वायु रक्षा पूरी तरह विफल रही। रूसी S-300 सिस्टम, जो ईरान की हवाई सीमा की रक्षा करने वाले थे, कुछ ही मिनटों में नष्ट हो गए। टन टन कंक्रीट के नीचे दबी हुई परमाणु सुविधाओं को भी अमेरिकी बमों ने भेद दिया था। लेकिन ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों का क्या? कुछ मिसाइलें चलीं, कुछ ने इजरायली सुरक्षा भेदी, तेल अवीव और इजराइल के दिल पर हमला किया। ईरान के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें ही एकमात्र हथियार हैं जिसने कुछ असर दिखाया है। यही बची हुई असली सुरक्षा का एकमात्र तरीका है। उनसे हाथ धोना मतलब पूरी तरह निहत्था होना है। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइलें देश का सबसे भरोसेमंद रक्षा साधन हैं और ये किसी भी कीमत पर सौदेबाजी के लिए नहीं है। यह एक बिल्कुल सख्त सीमा है। इजराइल इसे अलग नजरिए से देखता है। उसके अनुसार ऐसा परमाणु समझौता जो ईरान के मिसाइल भंडार को नहीं बदलता, वह समस्या का समाधान नहीं करता। ईरान तेल अवीव को धमकी दे सकता है और भविष्य में हमला कर सकता है, जबकि इजराइल इस खतरे के साथ नहीं जीना चाहता। जब राजनयिक बंद कमरों में बातचीत कर रहे हैं, अमेरिकी सैन्य मशीन लगातार आगे बढ़ रही है। USS अब्राहम लिंकन हमला समूह 3 विध्वंसक जहाजों और लड़ाकू विमानों के साथ क्षेत्र में है। पैट्रियट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को खाड़ी में ठिकानों पर भेजा जा रहा है। यह शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन है और इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला, यह संयुक्त राज्य अमेरिका को वार्ताओं में अधिक सौदेबाजी की ताकत देता है। जब आप टेबल पर बैठते हैं और आपके पास विमान वाहक पोत, बम वर्षक व वायु रक्षा प्रणालियां खाड़ी के पार तैनात होती हैं, तो आपकी मांगें ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दूसरा, अगर बातचीत असफल हो तो सैन्य कार्रवाई की तैयारी पहले से होती है। एक बात जो इस घटना से साफ हो गई है, जिसे हमने वीडियो की शुरुआत में दिखाया था, वो है कि USS मैकफॉल की शानदार प्रतिक्रिया। 3 फरवरी को उसने समय खरीदा, डिप्लोमेसी को काम करने के लिए समय, ताकि शांत लोग हावी हों
पर अब वह समय खत्म हो रहा है। बातचीत अब घंटों में हो रही है। स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची आमने सामने बैठेंगे। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और तुर्की के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। दांव पर क्या है, सभी जानते हैं। एक समझौता ऐतिहासिक शांति ला सकता है, गतिरोध वर्षों तक संघर्ष बढ़ा सकता है और एक गलती मध्य पूर्व में दशकों का सबसे विनाशकारी युद्ध भड़का सकती है। हॉर्मुज की खाड़ी में जो हुआ वह सिर्फ एक परीक्षण था, लेकिन अगली बार ऐसा जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। सवाल यह है कि क्या कूटनीति इतनी जल्दी काम कर सकती है कि सबसे बुरा होने से रोका जा सके। अब मैं आपकी राय चाहता हूं। आपके अनुसार सबसे संभावित बात क्या है? क्या वे शांति समझौते तक पहुंचेंगे? अपना जवाब कमेंट्स में दें। अगर इस वीडियो से आपको मध्य पूर्व की स्थिति समझने में मदद मिली हो तो इसे जरूरतमंद व्यक्ति से साझा करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे की कहानी देख सकें। अगले वीडियो तक अलविदा।